नमस्कार, मैं कौशिक। आज हमारे साथ हैं हिंदी के विद्वान प्रोफेसर, जेएनयू से ताल्लुक़ रखते हैं, जेएनयू के प्रोफेसर हैं देवेंद्र चौबे जी, जो बड़े लेखक हैं और इतिहासकार भी हैं। आज हम लोग इनके साथ हैं और पंचकोसी यात्रा के बारे में तो आप लोग बखूबी जानते हैं। बक्सर जो है अपने धार्मिक महत्व को लेकर के, आध्यात्मिक महत्व को लेकर के, इतिहास को लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण है। बक्सर काफ़ी समृद्ध है अपने आप में और बक्सर को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और बार बार समझाते हैं हमारे देवेंद्र चौबे जी। सर से हम लोग बात करते हैं पंचकोसी यात्रा के विषय में। जी, स्वागत है आप। धन्यवाद कौशिक जी। जैसा कि आप जानते हैं कि पंचकोसी मेला इस बक्सर क्षेत्र का लोक विश्वास का एक तरह से केंद्र रहा है। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, माइथोलॉजी भी है, संस्कृति भी है, इतिहास भी है। लेकिन मुझे बार बार लगता है कि बक्सर को जिस पंचकोसी के रूप में लोग जानते हैं वो ज्ञान का एक बड़ा केंद्र रहा है। कोस के बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक अर्थ डिस्टेंस से भी होता है, दूरी से होता है। एक अर्थ दरिया से भी होता है, जहाँ 5 दरियाओं का संगम होता है। और एक अर्थ यह भी होता है कि जहाँ पर ज्ञान के केंद्रों का मिलन होता है, उसको भी हम लोग कोस कहते हैं या केंद्र कहते हैं। तो मुझे बार बार लगता है कि बक्सर क्षेत्र के जो 5 क्षेत्रों में यह मेला लगता है, जैसे पहले दिन अहिरौली में लगता है, दूसरे दिन नदाव में लगता है, तीसरे दिन भभुअर में लगता है, चौथा दिन उन्नाव में लगता है और आखिरी दिन बक्सर में लगता है। और पांचों जगह जो लोग तरह तरह के व्यंजन खाते हैं, जैसे बक्सर में कढ़ी बड़ी खाते हैं, नदाव में सत्तू मूली खाते हैं, भभुअर में चूड़ा दही खाते हैं और इसी तरीके से नुआ में खिचड़ी खाते हैं और बक्सर में लिट्टी चोखा खाते हैं। ये सारे के सारे मतलब लोक आस्था और मैं कहूँगा उसके साथ साथ ज्ञान से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं। मुझे बार बार लगता था कि आस्था वाली चीज़ें तो हमारे सामने दिखाई देती है, ज्ञान का जो क्षेत्र रहा वह धीरे धीरे लुप्त होता गया। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे बक्सर का क्षेत्र युद्धों से भरा रहा है। यहाँ पर 1539 में शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच चौसा युद्ध हुआ। 1764 में बैटल ऑफ द बक्सर हुआ, हेक्टर मुनरो और मीर कासिम शाह आलम शुजा-उद-दौला के बीच में। और इसी तरीके से 1857 में यह क्षेत्र पूरा कुंवर सिंह और उनकी गतिविधियों के चलते पूरा प्रभावित रहा। और 42 का आंदोलन में तो बद्री सिंह बागी या सन्यासी बाबा इसी गांव के थे, कई लोग ने एक बड़ी भूमिका निभाई। ले देकर के यहाँ पर इतिहास और मिथ का एक बड़ा संगम होता है बक्सर क्षेत्र। और इसलिए मैं बार बार कहता था कि बक्सर इतिहास की धरती है, संस्कृति की भी धरती है। इसको जानना एक तरह से भारतीय परंपरा, भारतीय लोक ज्ञान को ही समझना है। पंचकोसी यात्रा तो कई जगहों पर मनाया जाता है जी। बक्सर का महत्व इन सब चीज़ों को लेकर के जी। सीमावर्तीय जो युद्ध हुए हैं, तो प्राचीन में हम ताड़ुका को भी रख सकते हैं। हाँ, उसको थोड़ा सा कहते हैं कि कई बार ये संघर्ष होता है, कहते हैं सभ्यताओं और असभ्यताओं के बीच होता है। इसके 2 पक्ष होते हैं, हम अपने को सभ्य मानते हैं, दूसरे को असभ्य मानते हैं। ऐसे ही दूसरा जो होता है अपने को सभ्य मानता है और दूसरे को असभ्य मानता है। हम ताड़का को या पूरी जो रक्ष संस्कृति रही है श्रीलंका या रावण से जुड़ी हुई, उसको एक अलग निगाह से देखते हैं, क्योंकि वो बाहर के थे, उनको भी एक तरह से लोग हमलावर मानते थे, जैसे बाद के दिनों में मुग़ल को या दूसरे लोग को लोग मानना शुरू किए। यह परिप्रेक्ष्य होता है और इसको समझना इसलिए ज़रूरी होता है कि हमेशा जो चीज़ें जो आस्था के केंद्र में होती है, कई बार हम उसको धर्म से जोड़ देते हैं। धर्म का एक अलग महत्व है, लेकिन इन चीज़ों का गहरा संबंध अध्यात्म के साथ होता है, तपस्या के साथ होता है। तपस्या का मतलब सिर्फ धर्म की मतलब तपस्या नहीं होती है। तपस्या मूलतः ज्ञान के लिए होता है, अपने समाज की संस्कृति को बचाने के लिए होता है। और कई बार मुझे लगता है कि यहाँ भी जो बड़े बड़े संघर्ष दिखाई पड़ते हैं, उसके पीछे भी वही तर्क रहा है कि बक्सर क्षेत्र की जो संस्कृति रही है, जो यहाँ ज्ञान के केंद्र है, उसको बचाने के लिए यहाँ के ऋषि मुनि जो होता था, एक तरह से जो सारा मैथोलॉजिकल जो वर्ड आपने जिसकी तरफ इशारा किया, ताड़का का वध हुआ, तो कहीं ना कहीं इधर के ऋषि चाहते थे कि उनके ज्ञान के केंद्र बचे रहें। लेकिन आप यह भी कह सकते हैं कि जो ये वन क्षेत्र था, हमें नहीं पता सीमा श्रीलंका की सीमा कहाँ तक आती थी, ये उनका क्षेत्र था, वो अपने क्षेत्र में रह रहे थे। कहे तो ये सीमावर्तीय क्षेत्र रहा है और आज भी है। गंगा नदी एक बड़ा मतलब विभाजक रहा है। अभी गंगा नदी अगर इतनी चौड़ी है, गंगा का पाट, तो मान के चलिए कि उस ज़माने में गंगा कितनी चौड़ी होगी। अब तो बहुत गंगा सिकुड़ गई है।
तो जल भी एक नदियाँ होती हैं, जो तालाब होती हैं, सारे के सारे जल एक तरह से केंद्र होते हैं मानव सभ्यता के विकास के, संघर्ष को, संस्कृति को समझने के। तो कहीं ना कहीं जो मेला होता है वह भी मानव सभ्यता के इतिहास को समझने का पंचकोसी मेला भी बड़ा जरिया है। यह अयोध्या में भी लगता है, यह बनारस में भी लगता है, यह तमिलनाडु में भी लगता है, उड़ीसा में भी लगता है यात्रा। और ये एक तरह से यात्रा यह आध्यात्मिक यात्रा होती है ज्ञान के केंद्रों की। तो मुझे बार बार लगता है कि बक्सर को लोगों ने अभी तक धर्म से जोड़ करके देखा। इसे आस्था, लोक समाज के संघर्ष और विकास की प्रक्रियाओं से जोड़ कर देखने की ज़रूरत है। अच्छा सर, आप बक्सर की संस्कृति को लेकर के, पंचकोशी यात्रा को लेकर के हमेशा ही कार्य करते रहते हैं, आगे क्या सोचा है आपने? मेरी दिलचस्पी मूलतः है कि हर क्षेत्र की एक खासियत होती है, जैसे हर मनुष्य की एक विशेषता होती है। आपके अंदर एक अच्छी चीज़ छिपी हुई है, आप कह सकते हैं पंकज जी के अंदर भी एक अच्छी चीज़ है, उसको बाहर लाने की ज़रूरत है। कई बार चीज़ें दबी रहती है। तो बक्सर भी, जैसा मैंने कहा, कि ज्ञान और एक तरह से इतिहास निर्माण का केंद्र रहा है। और यहाँ पर इतने ताकतवर इस इलाके में लोग योद्धा रहे हैं या केंद्र रहे हैं कि हर कोई उनसे टकराया है। मगध साम्राज्य के एक ज़माने में ये क्षेत्र रहा होगा। सिल्यूकस का चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संघर्ष होता है और लोग कहते हैं कि सेनाएं यहाँ तक भी आई थी, नदी के तट तक आई थी, मतलब गंगा नदी के, मतलब पटना या मगध का जो था। ऐसे ही मेरा मानना है कि बक्सर एक तरह से भारतीय इतिहास में युद्ध का एक तरह से बड़ा मार्ग रहा है। और जब मध्य एशिया से जब सेनाएं आती थी, ईरान से हो या उज़्बेकिस्तान से हो या फिर आप कजाकिस्तान से हो, तो अफ़गानिस्तान के खैबर दर्रा को पार करते हुए, वो सिंधु नदी पार करके फिर हरियाणा होते हुए इस चौसा के पास से लोग नदियों को पार करते थे। यहाँ नदी का पार्ट थोड़ा सा चौड़ा भी, कम चौड़ा है और थोड़ा सा नदी थोड़ा ऊपर उठी हुई है, कहते हैं, ऐसा कहते हैं। और फिर यहाँ से एक तरह से कहिए कि बंगाल होते हुए उड़ीसा या फिर वहाँ से दक्षिण की तरफ सेनाएं प्रस्थान करती थी। तो दक्षिण भी जाने का यह एक तरह से मार्ग रहा है बक्सर का क्षेत्र, और इसीलिए इधर सेनाओं की आवाजाही सबसे अधिक हुई है। और ये मतलब कई बार इतिहासकारों को इन चीज़ों पर काम करना चाहिए, उनके बारे में विचार करना चाहिए, उसको तथ्यों के साथ जोड़ कर देखना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि एक यहाँ के सीताराम उपाध्याय करके सज्जन थे जिन्होंने गंगा घाटी सभ्यता की कभी चर्चा की। हाँ बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जो बक्सर है, जो बलिया है और जो बनारस है, ये तीनों बड़े सेंटर रहे हैं। इन तीनों के बीच गंगा नदी के तट पर एक ज़माने में ज्ञान की सभ्यता का विकास हुआ। तो उसको इतिहास से जोड़ कर देखने की ज़रूरत है, उसे भारतीय ज्ञान की परंपरा से जोड़ कर देखने की ज़रूरत है, और उसे मानव सभ्यता के इतिहास और विकास यात्रा से जोड़ कर देखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर से आपने सुना, देवेंद्र चौबे जी ने बताया बक्सर की क्या समृद्धि रही है, क्या विशेषता रही है, ज्ञान का केंद्र रहा है बक्सर।